नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 में अध्याय 6 त्रिभुज की बहुत इम्पोर्टेंट लेसन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है अपना त्रिभुज। बेटा आज हम बात करेंगे त्रिभुज में थेल्स प्रमेय की। थेल्स प्रमेय क्या होती है? थेल्स प्रमेय की बात करेंगे बेटा। थेल्स प्रमेय हमने देखा है, ठीक है, कि कक्षा 10 के जो बोर्ड परीक्षा होती है इसमें थेल्स प्रमेय जो है अपना एक 6 नंबर का क्वेश्चन मेंशन होता है। ठीक है बेटा, आज इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि थेल्स प्रमेय में क्या होती है, ठीक है, क्या बताया गया है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट और इतना आसान टॉपिक है कि एक बार समझने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। बस एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ध्यान देना है बेटा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय की। तो थेल्स प्रमेय होती क्या है? तो थेल्स प्रमेय, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब बेटा यहाँ पे जो बात हो रही है इस प्रमेय में, इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे कोई एक त्रिभुज है अपना, एक त्रिभुज इस प्रकार से है अपना, ठीक है, देख पा रहे हो, एक त्रिभुज है अपना ए बी सी, ए बी और सी। एक त्रिभुज अपने पास ए बी सी है। कहा गया है किसी त्रिभुज की एक भुजा, मतलब बेटा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। मान लो इस भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा है अपनी डी ई, इस प्रकार से देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा अगर समांतर हो, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक है ए बी और एक है ए सी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर बेटा इस क्वेश्चन में दिया है, देख पा रहे हैं, तो इस प्रमेय में बात हो रही है बेटा, दिया है, क्या दिया गया है कि कोई त्रिभुज अगर ए बी सी है, ठीक है, मान लेते हैं ये बात कही जा रही है कि त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, मान के चलते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी में अगर बेटा इसके भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई, यानी बेटा बी सी भुजा के समांतर एक रेखा अपने डी ई खींची गई, इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, तो हमें के बेटा सिद्ध करके बताना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि बेटा इन दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, यानी बेटा इन दो भुजाओं पर जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा अपना ए डी अनुपात बी डी बराबर होगा अपना ए ई अनुपात सी ई, इस प्रकार से। तो बेटा देख पा रहे हो, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो बेटा इस बात को हम कैसे सिद्ध करेंगे? क्वेश्चन में केवल इतना दिया गया है, प्रमेय में इतना बताया गया है कि त्रिभुज में जो बीसी भुजा है, इस भुजा के समांतर एक रेखा डी खींची गई है। तो हमें बेटा इसमें ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो को पूरा देखना है, एक ही बार में इस प्रकार से प्रमेय समझ आ जाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखते चलें, समझते चलें। तो बेटा इसकी उत्पत्ति यानी हम सिद्ध किस प्रकार से करते हैं तो देख लेते हैं। तो बेटा इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी हमें, रचना यानी सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं। तो रचना में बेटा हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो रचना में बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा बी से ई को मिलाएंगे, ठीक है, बिंदु बी है, बी से ई को मिलाया, ठीक है, और देख पा रहे हैं बेटा बी से ई को मिला देते इस प्रकार से, और बेटा सी से डी को मिलाया,
सी से डी को मिलाया, इस प्रकार से सी से डी को मिलाया इस प्रकार से इन्हें मिलाया गया है। ठीक है, और बात करते हैं बेटाओ, यहाँ से डी से एक इस बिंदु पर एक लंब खींचा गया है, इस प्रकार से ध्यान देना। ठीक है, बिंदु डी से एक इस भुजा पर लंब खींचा गया है, ये बिंदु मान लेते हैं एफ बिंदु है अपना। ठीक है, तो बेटा हो ई एफ लंब है अपना, काय पर लंब है बेटा हो, ए बी पर। कितनी, कौन सी भुजा पर, ए बी भुजा पर। और देख पा रहे हैं बेटा, और रचना हम कर लेते हैं कि डी से एक इस भुजा पर हम लंब खींच देते हैं, इस प्रकार से बेटा हो इस भुजा पर। ये जो बिंदु है बेटा अपना जी है, तो बेटा हो डी जी हमने लंब खींचा काय पर बेटा हो, ए सी पर। ये इतनी हमने रचना कर ली। देखो बेटा, हमें सिद्ध करके बताना है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में समान होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी रचना की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने इस प्रकार से रचना कर ली। अब देखते हैं बेटा हो कि हम इसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हो हम एक त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। ध्यानपूर्वक समझना, समकोण त्रिभुज क्या होता है। मतलब बेटा ऐसे त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें बेटा ये वाली भुजा क्या कहलाती है, अपनी आधार कहलाती है, ये भुजा क्या कहलाती है, ऊंचाई, या फिर हम कह सकते हैं लंब। ठीक है, इस प्रकार से बात समझने की कोशिश करना। तो बेटा इस प्रकार के त्रिभुज का कभी भी क्षेत्रफल निकालना हो, यानी बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार के जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं कि 1/2 आधार, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी बेटा कोई भी अपना समकोण त्रिभुज आ जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो बेटा अगर ये त्रिभुज है अपना बेटा ए बी सी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है इसका बेटा बी सी। ठीक है, इस प्रकार से, और ऊंचाई क्या है अपनी ए बी। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन बेटा अपना इस प्रकार से कोई त्रिभुज आ जाए जिसकी लंबवत ऊंचाई पता हो हमें, मान लो एक त्रिभुज ए बी सी है, तो इस प्रकार में इसकी लंबवत ऊंचाई, या इस पर एक लंब है बेटा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है डी बिंदु। तो बेटा इस प्रकार के त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बेटा इसका आधार कितना हो जाएगा अपना BC, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा AD। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल मेंशन करना है बेटा, ज्ञात करना है अगर, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी अपनी। तो हम इस प्रकार से इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देख सकते हैं। लेकिन बेटा अगर इस प्रकार से कोई त्रिभुज आ जाता है अपना, ठीक है, हमें इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो बेटा यहाँ पे इस प्रकार का कोई त्रिभुज है अपना, इस प्रकार का, ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, समझना बात के लिए। तो ये है अपना A, B और C। अगर हमें इसी फॉर्मूले द्वारा इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इस प्रकार से इसकी लंबवत दूरी पता होनी चाहिए। मान लो इस पर एक लंबवत दूरी पता होनी चाहिए, तो इसमें भी हम बेटा इस प्रकार के का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले द्वारा। 1/2 आधार कितना होगा, इतना, यानी BC। ठीक है, और लंबवत ऊंचाई ये वाली मान ली जाएगी AD। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी, AD। तो बेटा इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा इसी फॉर्मूले से जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, इसका प्रयोग करके हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक बात स्पष्ट है। ठीक है, तो अब आगे हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो बेटा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, जहाँ पे हमें लंबवत ऊंचाई पता हो। हम बात करने वाले हैं अब उपपत्ति की। ठीक है, उपपत्ति का मतलब है इसको हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना, बिल्कुल आसानी से तुम्हें समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखना है। तो बेटा सबसे पहले हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ADE की। त्रिभुज बेटा, त्रिभुज ADE में, ठीक है बेटा ध्यानपूर्वक देखना, त्रिभुज ADE में
अब बात करें बेटा त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। सो इस त्रिभुज का हमें अगर क्षेत्रफल फाइंड करें, त्रिभुज बेटा ए डी ई का क्षेत्रफल, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो बेटा अभी हाल हमने देखा कि त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें बेटा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे ये जो भुजा है लंबवत है, यहाँ पे जो रचना की गई है ये वाली भुजा लंबवत है। तो बेटा इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका आधार क्या मान लेते हैं बेटा हो, 1/2 आधार क्या हो जाएगा AD, आधार क्या हो जाएगा AD। और लंबवत ऊंचाई की बात करें, लंबवत ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगी अपनी EF, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है बेटा हो। इसी प्रकार से नीचे देख लेते हैं बेटा, एक त्रिभुज और लेते हैं, त्रिभुज यहाँ पे देखना BDE में, त्रिभुज BDE में। अब बेटा ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें समझ आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें अभी हाल बात हुई थी कि कोई त्रिभुज अगर इस प्रकार की आकृति बनाता है ABC, और बेटा इसकी लंबवत ऊंचाई हमें पता है यहाँ पे D है, तो बेटा ये हो जाएगा इसका आधा और लंबवत दूरी A ली जाएगी अपनी। तो बेटा इसी प्रकार से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, इस त्रिभुज का, यानी बेटा हो त्रिभुज, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल फाइंड करें, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा अपना, ध्यान देना। तो बेटा 1/2, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का बेटा आधार मान लेते हैं BD, आधार क्या है अपना BD। और लंबवत ऊंचाई की बात करें बेटा, इस त्रिभुज में जैसे हमें लंबवत ऊंचाई तो पता है नहीं, तो ये वाली दूरी होगी, तो इसमें एक लंब खींचा गया है अपना बेटा हो, ठीक है, EF। ये हो गया बेटा समीकरण 2। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ पे तुम्हें समझने में अगर दिक्कत हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड किया गया है। अब देख लेते हैं बेटा, हम बात करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की। अगर बेटा हम समीकरण 1 से में 2 से भाग दे दें, यानी बेटा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, क्या करते हैं, भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा अपना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में कितना हो जाएगा बेटा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। यहाँ तक बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा इसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर रख देते 1/2, ये हो जाएगा अपना AD गुणा EF बटे, अगर देखें बेटा इसका क्षेत्रफल कितना है, इस वाले त्रिभुज का समीकरण 2, तो 1/2 BD गुणा क्या है बेटा EF, ठीक है, EF, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। समझने की कोशिश करो बेटा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितने के बराबर आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया AD/BD के। बात क्लियर। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं, ये हुआ अपना समीकरण 3, ठीक है। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो चुकी है। अब आगे ध्यान देना है बेटा, ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे समझेंगे। तो आगे समझने के लिए देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा हो, यहाँ पर हमने समीकरण 3 की बात की, अब देखते हैं बेटा समीकरण और आगे चलते हैं, इसको क्या देखना है हमें। तो बेटा हम पुनः, ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने यहाँ तक सॉल्व किया है इसी के आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा वो पुनः देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में पुनः बेटा हो, पुनः ये त्रिभुज ले लिया जाएगा अपना बेटा, पुनः त्रिभुज ADE में।
अब बेटा पुनः त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। अब बेटा इस वाले त्रिभुज में हम फिर से देखते हैं, कौन से त्रिभुज में, ए डी ई में, ध्यानपूर्वक समझना। अब बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फिर से ज्ञात करना है। अब देखेंगे बेटा तो ये लंबवत ऊंचाई है अपनी, क्या है, ये लंबवत ऊंचाई है। त्रिभुज ए डी ई में देखें तो ये लंबवत ऊंचाई डी जी है। तो बेटा पुनः इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखना, 1/2, 1/2। अब बेटा इस त्रिभुज में बात करें तो इसका आधार ये ले लेते हैं अपना ए ई, ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी लंबवत ऊंचाई। तो बेटा 1/2 आधार की बात करें तो आधार क्या हो गया अपना ए ई, और लंबवत ऊंचाई की बात करते हैं, लंबवत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगी डी और जी। इस प्रकार से ये हो गया समीकरण बेटा हो 4, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इस पर, यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम इस त्रिभुज की बात करें, इसका नाम है त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में बेटा, त्रिभुज के नाम के अनुसार सी डी ई में इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका आधार, और लंबवत दूरी क्या है इसकी बेटा, ये मिलाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल देख लेते हैं, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी इसी प्रकार से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका आधार क्या हो जाएगा अपना बेटा सी ई, ठीक है, सी ई। और लंबवत ऊंचाई की बात करें तो लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी जी, डी और जी। ये हो गया बेटा समीकरण 5। अब क्या करते हैं बेटा, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग दे देते हैं। तो ये हो गया बेटा समीकरण 4 में समीकरण 5 से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर बेटा भाग करेंगे तो ये बनेगा बेटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, ध्यान देना, ये हो जाएगा सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेटा इस बात को तुम लोग देख पा रहे होगे, तो इसका जैसे ही हम भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2 इसका ए ई गुणा कितना है डी जी, ठीक है, बटे इसका भी देखें तो 1/2 सी ई गुणा डी और जी। ध्यान देना, इसी प्रकार से बेटा देखो समीकरण जैसे हमने 3 बनाया था, इसी प्रकार से अपना इसका समीकरण कितना बन जाएगा अपना 5। तो बेटा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अपना डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया बेटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल। तो मेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई बटे सी ई, ठीक है। आशा है तुम लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। बेटा देखो वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखोगे तो हर चीज़ समझ आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। तो ये मिल गया बेटा समीकरण हमें 6 इस प्रकार से। अब बात करते हैं बेटा समीकरण 3 और 6 से, ठीक। तो यहाँ से बेटा थोड़ी हमें एक स्थिति यहाँ पे एक और ध्यान देनी है, ठीक है। तो समीकरण 6 के बाद बेटा थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा अपने पास 2 त्रिभुज हैं, कौन कौन से, अगर बेटा यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 6 को देखो तो बेटा यहाँ पे त्रिभुज है बी डी ई और यहाँ पे त्रिभुज है सी डी ई, ठीक है। ऊपर क्या है अपना ए डी ई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो बटे वाले जो त्रिभुज हैं हमें देख पा रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, इनका क्षेत्रफल कैसा करना है, बराबर करना है, देखना। तो बेटा इन दोनों त्रिभुजों को हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं त्रिभुज, ये हो गया अपना बेटा बी डी ई तथा त्रिभुज, ठीक है, क्या है अपना बेटा त्रिभुज सी और डी ई में। देखते हैं बेटा त्रिभुज बी, बेटा त्रिभुज की बात करें तो हम बात करते हैं बी डी ई तथा सी डी ई में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो भुजाएं हैं अपनी डी और ई समांतर हैं बेटा बी सी के, ये वाली भुजा इसके समांतर, और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज यानी रेखाखंड जो त्रिभुज बनते हैं अपने, एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। इनके बीच बने जो समांतर रेखाखंडों के बीच बने त्रिभुज ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यानी बेटा बी डी ई बराबर, ठीक है, और समरूप होगा अपना त्रिभुज, ठीक है, सी डी ई की। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, बराबर और सर्वांगसम। तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में कैसे होंगे, बराबर।
यानी बेटा बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी बेटा ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो बेटा अगर देख पा रहे हूँ, ठीक है, इसका मान हम बेटा समीकरण 6 में यूज करें, समीकरण 6 में रख दें इसका मान, ठीक है, यहाँ पर इसका मान रख दिया जाए तो बेटा ये क्या बन जाएगा अपना, ठीक है, ये बन जाएगा बेटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। देखना बेटा ए डी ई का क्षेत्रफल बटे कितना आ जाएगा अपना, इसकी जगह हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाखंडों पर बने त्रिभुज हैं तो आपस में कैसे हैं, बराबर और समान हैं। तो बेटा इस त्रिभुज की जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जगह बेटा हम कितना लिख देते हैं, ये त्रिभुज बन जाएगा बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है, ये आ गया बेटा ए ई बटे सी ई के, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा समीकरण 6 हो जाएगा मान लो, ठीक है। तो बेटा समीकरण 3 और 6 के लिए देखते हैं, तो यहीं पे हम देख लेते हैं बेटा समीकरण 3 व 6 से, ठीक है। तो बेटा समीकरण 3 व 6 से देखोगे तो इनके LHS कैसे हैं, समान हैं, तो RHS भी कैसे होंगे, बराबर। तो ये सिद्ध हो जाएगा बेटा अपना AD बटे BD बराबर होगा काय के बेटा हो अपना AE बटे CE के, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होगा, समान होगा। और यही हमें सिद्ध करके बताना था थर्ड में।